नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज एक बार आपके समक्ष पुनः तृतीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे कि हम नॉन अलाइन मूवमेंट के नाम से जानते हैं, के संदर्भ में कुछ अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले व्याख्यान के अंतर्गत हमने गुट निरपेक्षता की नीति के संदर्भ में चर्चा की थी और यह जाना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात किस प्रकार वैश्विक परिदृश्य एक नवीन कलेवर में उपस्थित था। इन बदली हुई परिस्थितियों में जो राष्ट्र थे और जो राष्ट्र में के रूप में उपस्थित होने के लिए उदित हो रहे थे, अर्थात जो स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर अग्रसर थे, या एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो नवोदित राष्ट्र थे, जो कि एक दीर्घकालीन गुलामी या दास्ता, जिसे कि हम औपनिवेशिक दास्ता कह सकते हैं, के पश्चात और एक लंबे संघर्ष के पश्चात स्वतंत्रता को प्राप्त कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में इन नवोदित राष्ट्रों और अस्तित्वमान पूर्ववर्ती राष्ट्रों के समक्ष एक संकट था कि इस प्रकार के वैश्विक परिदृश्य में, जहाँ की चहुं ओर वैमनस्य, घृणा, स्वार्थ, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, भय का साया, युद्ध का वातावरण, एक आक्रमण की आशंका, ऐसे माहौल में, ऐसे नकारात्मक माहौल में किस प्रकार से अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखें, किस प्रकार से अपने मान सम्मान की रक्षा करते रहें और किस प्रकार की नीति का पालन किया जाए ताकि उनका स्वतंत्र अस्तित्व बरकरार रह सके। यह प्रश्न बहुसंख्यक राष्ट्रों, विशेषकर नवोदित राष्ट्रों के मन मस्तिष्क पर अंकित था। विद्यार्थियों, शीत युद्ध की चर्चा हम कर चुके हैं, गुट निरपेक्षता की नीति की चर्चा हम कर चुके हैं, अतः उसका दोहराव करना यहां उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए सीधे विषय पर आते हुए मैं यहां गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में यह कहना चाहूँगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनने के लिए 5 पैमाने या मानदंड निर्धारित किए गए थे। ये मानदंड जो थे वो जून 1961 में काहिरा में आयोजित 21 राष्ट्रों की एक तैयारी बैठक के अंतर्गत तय किए गए। इन मानदंडों के आधार पर बेलग्रेड सम्मेलन के लिए निमंत्रण भेजने के बारे में निर्णय करने का काम उन देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों की समिति को भी सौंप दिया जिन्होंने काहिरा में तैयारी बैठक में भाग लिया था। इन मानदंडों के अनुसार
किसी भी गुटनिरपेक्ष देश के लिए स्वाधीन नीति का अनुसरण करना जरूरी नहीं है। यदि वह इस प्रकार की नीति के पक्ष में अपना रवैया जाहिर कर सके तो भी उतना ही काफ़ी है। इसे निरंतर राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए आंदोलनों का समर्थन प्रदान करना चाहिए। किस हद तक और किस रूप में यह समर्थन हो, इसको अपरिभाषित छोड़ दिया गया है। तीसरा प्रमुख मानदंड सैनिक गठबंधनों की सदस्यता से संबंधित है, अर्थात गुटनिरपेक्ष माने जाने वाले राष्ट्र को बहुपक्षीय सैनिक गठबंधन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और जो चौथा और पांचवा मानदंड है वह यह है कि यदि किसी देश या किसी बड़ी शक्ति के साथ द्विपक्षीय सैनिक समझौता है और वह देश क्षेत्रीय सुरक्षा संधि का सदस्य है, तो यह समझौता या संधि जानबूझकर बड़ी शक्तियों के संदर्भ में नहीं होनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनना चाहते थे, उनकी भावना, उनका मंतव्य क्या है, इस बात को अहम माना गया, उनकी भावना को अहम माना गया। इस हिसाब से मिस्र, इराक और सीरिया ने किसी समय सैनिक सहायता के सिलसिले में या तो सोवियत संघ से या अमेरिका के साथ समझौता किया था। साइप्रस, इथियोपिया, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, सऊदी अरब ने किसी समय अपनी भूमि पर जो पश्चिमी सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति दी थी। आज तक गुटनिरपेक्षता की कोई आधिकारिक जो परिभाषा है वो व्यक्त नहीं की गई है। एक विद्वान हुए हैं वेद प्रताप वैदिक। वे लिखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके पास अपने नाम की परिभाषा नहीं है। यह रोचक तथ्य बहुत कम लोगों को मालूम है कि इस आंदोलन को चलते चलते 5 दशक बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई यह कहने की स्थिति में नहीं है कि गुटनिरपेक्षता की सर्वसम्मत परिभाषा यह है। गुटनिरपेक्षता की परिभाषा करते समय हम लोग या तो नेहरू के बयानों और भाषणों के कुछ सटीक टुकड़ों को उद्धृत कर देते हैं, या यही काम जब युगोस्लाव विद्वानों को करना होता है तो वो मार्शल टीटो की उक्तियों का सहारा ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रमुख नेता हैं, इनकी बातों को ध्यान में रखा जाता है। जो गुटनिरपेक्षता की नीति है उसको प्रोत्साहन करने वाले कारक कौन से हैं? तो गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में एक तो शीत युद्ध आता है, दूसरा आता है मनोवैज्ञानिक विवशता। जो नवोदित राष्ट्र थे उनके समक्ष गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने का दूसरा प्रमुख कारण भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विवशता भी थी, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी स्वतंत्रता कहीं पुनः खतरे में ना पड़ जाए। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वह था सैनिक गुटों से पृथक रहना, कि ये राष्ट्र चाहते नहीं थे कि वो किसी भी सैनिक गुट के साथ जुड़ें। चौथा प्रमुख कारण था अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने की अभिलाषा। तो नवोदित राष्ट्रों को लग रहा था कि वो अपना पृथक और वैचारिक स्वरूप जो है इसको स्पष्ट बनाए रखें, ना कि किसी के साथ समाहित हो जाएं। पांचवा जो प्रमुख कारण था प्रोत्साहित करने वाला वह था स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। मतलब इन राष्ट्रों की जो इच्छा थी वह यह थी कि वो अपनी विदेश नीति का स्वतंत्र रूप से संचालन करें। और छठवां था आर्थिक कारक। ये जो सभी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे ये सामान्यतया आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राष्ट्र थे और अब भी पिछड़े हुए राष्ट्र हैं। तो इन सब की विदेश नीति का जो प्रमुख उद्देश्य था वो संभवतः आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। इसके लिए ना तो उनके पास पूंजी थी और ना ही किसी प्रकार की कोई तकनीकी का कौशल था। अपनी वैदेशिक अर्थनीतियों को ऐसा मोड़ दिया जाए कि उनको
आराम से सहजता से कोई सहायता बिना किसी शर्त के मिल सके, इसलिए इन्होंने इसको अपनाने का कार्य किया। जब हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलनों के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो हमको यह ध्यान आना चाहिए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अंतर्गत जो है 3 प्रकार की जो संस्थाएं हैं या 3 स्तर की बैठकें होती हैं। एक होती है समन्वय ब्यूरो। तो गुटनिरपेक्ष देशों में निरंतर विचार विमर्श करने और कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए समन्वय ब्यूरो की स्थापना की गई है, जिसको कि हम इसकी कार्यकारी भुजा कहते हैं। दूसरा है मंत्री स्तर का सम्मेलन, या जिसे विदेश मंत्रियों का सम्मेलन भी बोलते हैं। और तीसरा है शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन जो है वो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सबसे बड़ा अधिवेशन है। यह सम्मेलन प्रति 3 वर्ष के बाद होता है, जिसमें गुटनिरपेक्ष देशों के मुखिया या शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। शिखर सम्मेलन में प्राय 4 प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। एक तो पूर्णकालिक सदस्य, दूसरे पर्यवेक्षक सदस्य, तीसरा पर्यवेक्षक गैर राज्य सदस्य और अगला प्रकार है अतिथि सदस्य। शिखर सम्मेलन में निर्णय जो हैं वो सर्वसम्मति से होते हैं। गुटनिरपेक्षता की बढ़ती हुई लोकप्रियता का जो प्रमाण है वह हमें गुटनिरपेक्ष देशों के विभिन्न शिखर सम्मेलनों से मिलता रहता है। तो इस प्रकार के इसका जो इतिहास रहा है, अभी तक की जो कार्यवाही रही है, उसके आधार पर यदि हम नज़र डालें तो हमको कुछ इसकी उपलब्धियां नज़र आती हैं। पहली उपलब्धि हमको प्रतीत होती है कि गुटनिरपेक्षता के बैनर तले जो राष्ट्र एकत्रित हुए हों तो उनको दोनों महाशक्तियों के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन को दोनों ही महाशक्तियों या दोनों ही गुटों ने मान्यता प्रदान की है, अर्थात इनके अस्तित्व को स्वीकार किया है। दूसरी उपलब्धि है कि वैश्विक राजनीति में जो संघर्ष थे, संभावित संघर्ष थे, उनको टालने का भी प्रमुख कार्य गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने किया है। तीसरी उपलब्धि जो हमको नजर आती है वह है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में बदलने से रोकने का कार्य किया है। चौथा जो हमको इसकी उपलब्धि नजर आती है वह है कि इसने शीत युद्ध को दितांत अर्थात तनाव शैथिल्य की स्थिति में लाने का कार्य किया। पांचवी उपलब्धि है कि निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया, अर्थात शस्त्रों के परिसीमन में काफ़ी बड़ा योगदान गुटनिरपेक्ष आंदोलन का रहा है। छठवां जो प्रमुख हमको नजर आता है वह है कि वैश्विक समाज के लिए एक उन्मुक्त वातावरण तैयार करने का या निर्माण करने का जो कार्य है वह भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने किया है। सातवीं उपलब्धि के रूप में हम कह सकते हैं कि अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के जो मॉडल हैं, प्रतिमान हैं, उनके निर्धारण का कार्य भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने किया है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्वरूप है उसको भी रूपांतरित करने का कार्य किया, जिसके कारण जो छोटे राज्य हैं उनको भी एक महत्वपूर्ण भूमिका और स्थान संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत प्राप्त हुआ है, उनकी आवाज़ भी बुलंद हुई है। अगला जो हमको इसका उपलब्धि नज़र आती है वह है कि विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की जो बुनियाद है उसको तैयार करने का कार्य भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने किया है। और अंतिम रूप में हम कह सकते हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख आधार तैयार करने का कार्य गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने किया है। अब बात यह आती है कि यदि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने इतने अच्छे कार्य किए हैं तो यह वास्तविक अर्थों में सफल रहा है या इसकी भी कुछ विफलताएं या कमजोरियां या आलोचनाएं हमको नजर आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इतनी उपलब्धियों के बावजूद भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन पूर्ण रूपेण अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया है, अर्थात इसके भी कुछ ना कुछ कमियां या विफलताएं हमको नजर आती हैं। और आलोचक जिन कमियों को गिनाते हैं उनमें है
कि नंबर एक मान सकते हैं कि अवसरवादी और काम निकालने की नीति प्रतीत होती है। अर्थात ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, ये सिर्फ अवसरवादिता को बढ़ावा देने वाली लगती है या एक अपना काम निकालने की नीति लगती है बजाय किसी अन्य स्पष्ट नीति के। इसके अतिरिक्त गुटनिरपेक्ष आंदोलन सिद्धांततः तो उपयुक्त लगता है, लेकिन व्यवहार में ही उपयुक्त नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना ऐसा लगता है कहीं ना कहीं प्रत्येक राष्ट्र किसी न किसी प्रकार की विचारधारा या किसी न किसी महाशक्ति के प्रति अपना चाहे आंशिक ही सही लेकिन झुकाव रखता है, और उसी प्रकार की जो भावनाओं को वो अभिव्यक्त करता है, और जिससे कि इसका जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में कहीं ना कहीं एक अड़चन का कार्य प्रतीत होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो बाहरी सहायता पर निर्भर लगता है, अर्थात खुद अपने आप में ये आर्थिक रूप से सक्षम नज़र नहीं आता। इसके अतिरिक्त जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो किसी तरह की सुरक्षा का साधन प्रतीत नहीं होती है, अर्थात जिस प्रकार से जो गुट हैं, दोनों गुट, वो अपने सदस्य साथियों को एश्योर करते हैं एक प्रकार के हर प्रकार के सहयोग के लिए, सुरक्षा का भाव डेवलप करते हैं, जबकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत ऐसा प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा यह कहीं ना कहीं एक संकुचित और सीमित नीति प्रतीत होती है, बजाय व्यापक दृष्टिकोण के ये संकुचित। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति जो है वो एक कोरी नेतागिरी करने की नीति, जो कि राष्ट्रहित को भी कई बार गौण करती हुई प्रतीत होती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में इस नीति के द्वारा जो भी प्रवर्तन लाया गया है उसका कोई विशेष उल्लेख या योगदान हमको नज़र नहीं आता, और कुछ विद्वानों की मान्यता तो यह है कि गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो एक दिशाहीन आंदोलन है, अर्थात इसकी कोई दिशा नहीं है। और सबसे बड़ा जो इसका फेल्योर नज़र आता है वो ये है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की जो बुनियादी एकता है उसका अभाव व्यापक रूप में हमको नज़र आता है, जिस कारण से हमको इसकी समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां भी नज़र आती हैं, जैसे कि एक सैनिक दबाव। जो महाशक्तियाँ हैं वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर सैनिक दबाव डालती हैं, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। गुटनिरपेक्ष देशों में पारस्परिक तनाव और वैमनस्य, ये अपने आप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। आर्थिक रूप से पिछड़ापन जो है वो भी इसके समक्ष बड़ी चुनौती है। और गुटनिरपेक्ष देशों में अस्थिरता उत्पन्न करने का जो कार्य है महाशक्तियों के द्वारा किया जाता है हस्तक्षेप के माध्यम से, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की जो बढ़ती हुई संख्या है वह भी अपने आप में इस आंदोलन के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में हमको नज़र आती है। तो इस प्रकार से इसको समग्र रूप से समझने के पश्चात हम कह सकते हैं कि जहाँ गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी तक कुछ सकारात्मकताओं के साथ अपनी उपलब्धियों को दर्शाता है, वहीं इसका एक कम उजला पक्ष भी हमको दिखता है, जहाँ की हमें इसकी विफलताएं या कुछ आलोचनाएं या कुछ कमियां हमको नज़र आती हैं, जो कि वास्तव में हमको उनको दृष्टिगत रखना चाहिए, क्योंकि वो इसके व्यावहारिक स्वरूप पर प्रकाश डालती हैं। धन्यवाद।